चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आज़ादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीटें आज़ादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो आगे हम और ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी ने हर जगह अच्छा प्रदर्शन किया है, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है। तो जिस तरीके से दतिया में भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, उसको लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आगे हम और भी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आपके साथ आज हम बात करेंगे दतिया विधानसभा उपचुनाव के फैसले आने के बाद इस नतीजे ने प्रदेश की सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। पूरे दिन जिस सीट पर प्रदेश की निगाहें टिकी थी, वहां जनता ने अपना अंतिम फैसला सुना दिया। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने भाजपा उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6016 वोटों से हराकर जीत दर्ज की है। 15वें राउंड की मतगणना के बाद यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो गई और कांग्रेस ने इस प्रतिष्ठित मुकाबले में बाजी मार ली। सुबह 8 बजे शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र में वोटों की गिनती शुरू हुई थी। शुरुआती राउंड में मुकाबला बेहद रोमांचक रहा। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर देखने को मिली है, लेकिन 7वें और 8वें राउंड के बाद कांग्रेस ने निर्णायक बढ़त बनाए रखी और 11वें राउंड तक कांग्रेस की बढ़त लगभग 12,000 वोटों तक पहुंच गई। हालांकि अंतिम चरण में भाजपा ने कुछ अंतर कम किया और 14वें और 15वें राउंड तक जीत का अंतर घटकर 6,000 वोट रह गया, लेकिन तब तक कांग्रेस की जीत लगभग तय हो चुकी थी। गौरतलब है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीटों में शामिल था। यहां करीब 1.44% मतदान दर्ज किया गया और 71.44% मतदान दर्ज किया गया था, जिसने इस चुनाव को और भी अहम बना दिया था। अब इस जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या दतिया का जनादेश सिर्फ एक सीट का फैसला है या फिर ये मध्य प्रदेश की बदलती राजनीति दिशा का संकेत है। आज की बड़ी बहस में चर्चा इसी पर होगा। कांग्रेस ने दतिया से वापसी कर मजबूत संदेश दिया है। भाजपा की रणनीति कहां कमजोर पड़ी और क्या इस नतीजे का असर आने वाले राजनीतिक समीकरणों पर भी देखने को मिलेगा, इसी पर होगा आज की बड़ी बहस। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। दिन रात मेहनत की, जनता के बीच गए और सबसे बड़ा धन्यवाद है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, सबने सहयोग किया, सब लोग बहुत उत्साहित थे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी का, प्रदेश अध्यक्ष जी का और उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने बहुत समय दिया, गांव-गांव घर-घर गए और हरीश चौधरी जी प्रदेश प्रभारी जी भी 2 बार आए, विपक्ष के नेता उमंग सिंगार जी भी आए, हमारी सह प्रभारी संजना जाटव जी, रणविजय सिंह जी सब आए, प्रदेश के बहुत सारे विधायक आए, सबने मदद की, पूरी पार्टी ने मदद की। तो मैं पार्टी का आभारी हूँ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का और विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का भी आभारी हूँ। चुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो उसको
अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। क्या मानते हैं? ये विषय आने दीजिए, अभी भी मीडिया के माध्यम से आया है तो नेतृत्व संज्ञान में लेगा। पर कई बार ऐसा होता है, क्यों ऐसा हुआ है इस विषय पर बाद में बात करेंगे। पे चुनाव लड़ रहे थे आशुतोष जी, फिर भी जनता ने सपोर्ट नहीं किया, क्या हुआ? इसीलिए मैंने कहा है कि बाद में समीक्षा करेंगे। कहां हम मतदाताओं तक अपनी बात नहीं पहुंचा पाए हैं, उसकी समीक्षा करेंगे। कांग्रेस षड्यंत्र की राजनीति करती है, इसलिए उस षड्यंत्र में भी कई बार मतदाता आ जाता है, पर जो जनता का आदेश है वो सिरोधार है। तो अब समीक्षा होगी, देखा जाएगा, चिंतन मंथन किया जाएगा कि आखिरकार कमी कहां रही। तो अब चिंतन मंथन किया जाएगा, देखा जाएगा कि आखिरकार वजह क्या रही, फाइंड आउट किया जाएगा। हमारे ब्यूरो चीफ चेतन सेठ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चेतन, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए समीक्षा का विषय है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और 164 सीटें वर्तमान में बीजेपी के खाते में है। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से रणनीति बनाई गई थी, नरोत्तम मिश्रा का जो टिकट काटा गया था, क्या टिकट का जो चयन किया गया था वो बीजेपी पर भारी पड़ गया? ऐसे कई सारे सवाल हैं दतिया के मन में, क्योंकि इंडिया न्यूज की टीम भी लगातार ग्राउंड जीरो पर रही, कई सारे मतदाताओं से लगातार बातचीत की, कांग्रेस के नेताओं से भी बातचीत की, बीजेपी के नेताओं से भी बातचीत की और दतिया के जो रणनीतिकार हैं, जो राजनीति भली भांति समझते हैं, उनसे भी बातचीत की और अलग अलग जाति संगठन के लोगों से भी बातचीत की, जिस दौरान समझा कि कहीं ना कहीं कमी जो है चुनाव में देखी गई। क्योंकि जिस तरीके से जब टिकट काटा गया था नरोत्तम मिश्रा का, उस दौरान हमने देखा था, वो दौर भी एक था कि सड़कों पर कार्यकर्ता थे, इस्तीफे का दौर लगा था, जड़ी लगी हुई थी। हालांकि बीजेपी को माइक्रो मैनेजमेंट के रूप में जाना जाता है और माइक्रो मैनेजमेंट बेहद अच्छी तरीके से किया। हेमंत खंडेलवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके सामने भी एक अग्नि परीक्षा थी कि आखिरकार जो 2023 से पहले सीट उनके खाते में थी, उस सीट को कैसे बचाया जा सके। तो मेरे साथ अभी वर्तमान में दो गेस्ट जुड़ गए हैं। कांग्रेस से रितेश त्रिपाठी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, और जो है रमेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आज मैं रितेश भाई से पहले बात कर लेता हूं। रितेश जी, कैसे देख रहे हैं? पहले तो आपको बहुत बधाई, दतिया में लगातार जो मेहनत की कांग्रेस ने, अब वो सफल होती हुई नजर आ गई। आज 6000 वोटों से कुंवर घनश्याम सिंह एक बार फिर अब विधायक यानी कि सदन में पहुंचेंगे। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से और दतिया की जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना, आपके चैनल के माध्यम से मैं दतिया की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करना चाहता हूं। जिस तरह से उन्होंने धन बल, बाहुबल, सत्ता बल और एक कहा जाए सत्ता की जो धमक होती है, जो सत्ता की धौंस होती है, उसको नकारते हुए इस बात पर सहमत जताई कि जो हमारा मूल कार्य करता है तो उसको बाइकआउट करोगे, यदि दतिया की आवाज को दबाने का कार्य करोगे, यदि पैरासूट कैंडिडेट हमें देने का काम करोगे, यदि हमें लोकतंत्र के विरुद्ध आचरण की हमसे उम्मीद करोगे, तो हमारी अंतरात्मा अभी तक मरी नहीं है। हम सत्ता की धमक के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम मोहन यादव के छल प्रपंचों के आगे झुकने वाले नहीं हैं, हम भारतीय जनता पार्टी की कुनीतियों के साथ नहीं है। इस बात का पुख्ता प्रमाण उन्होंने दिया। पहले दिन जब आशुतोष तिवारी जी का टिकट काटा गया था और नरोत्तम मिश्रा जी को प्रत्याशी बनाया, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट काट के आशुतोष जी को प्रत्याशी बताया गया था, तब लोगों ने कहा था ये आशुतोष नहीं बल्कि असंतोष हैं, और वो असंतोष उस दिन से ही उसकी शुरुआत अंदर ही अंदर दिख रही थी। मैं दतिया में करीबन 15 से 20 दिन तक रहा, किस तरह से कुशलता के साथ वहां के प्रभारी सिद्धार्थ कुशवाहा डब्बू जो सतना के विधायक है, उस युवा ने अपनी सारी रणनीति के तहत न केवल कुशवाहा समाज को बल्कि पिछड़ा, दलित और सर्वहारा वर्ग को साथ में साधा। जीतू पटवारी जी के कुशल नेतृत्व ने चीजों को आगे बढ़ाने का काम किया। एक सधी हुई रणनीति ने पैसे के पावर को, सत्ता के पावर को दरकिनार करते हुए जीत हासिल की, और इस जीत का असली हकदार दतिया का वो आम जनमानस है जो इस बात को बखूबी जानता है कि अहंकार को किस तरह से खत्म करना है। और वास्तव में कांग्रेस की जो सामूहिक तपस्या है, एक सामूहिक प्रयास है,
एक साझेदारी है, एक कोऑर्डिनेशन है। जब विपक्ष में गोल होता है, एक टीम दूसरी टीम पे गोल करती है तो बेहतर टीम वर्क के साथ काम करती है। यही सारा काम युवा नेतृत्व ने किया, जहां जीतू पटवारी, डब्बू कुशवाहा, तमाम उमंग सिंगार समेत तमाम लोगों ने, और बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अगर इसमें कोई निभाई है तो सत्ता विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और उन्होंने डे टू डे 1 to 1 कनेक्ट किया और उस कनेक्शन का फायदा मिला। भरत सिंह कुशवाहा को उन्होंने अल्टरनेटिव के रूप में सामने लाने का प्रयास किया, परंतु उस युवा ने इतनी पकड़ बना रखी थी और रही सही कसर जयवर्धन सिंह और अन्य नेताओं ने लोकल स्तर पर कर दी, और यही परिणाम हमारे सामने निकल कर आया। और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि यदि आपको बिल्कुल कांग्रेस के नेता बता रहे हैं कि कांग्रेस ने किस तरीके से अपना रोड मैप तैयार किया गया। रमेश शर्मा सर हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रमेश सर, आप कैसे देख रहे हैं? रितेश भाई बता रहे हैं कि बीजेपी की ओर से भी कुशवाहा को जिम्मेदारी सौंपी गई, सांसद भारत सिंह कुशवाहा को, इधर से सिद्धार्थ कुशवाहा को भी चुनावी कमान सौंप दी गई जो कांग्रेस के विधायक हैं। सर, कैसे देख रहे हैं आप पूरा एनालिसिस? आखिर चूक हुई तो कहां हुई? देखिए, मोटे तौर पर यहाँ पर दतिया को अगर देखें तो इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण है दतिया चुनाव को लेकर के। आप अगर सबसे पहले तो 2023 का चुनाव देखें, 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में लहर थी, 160 से ऊपर से उन्होंने सीटें जीती थी। कांग्रेस टिकट लेकर के खींच थी, कांग्रेस एक टिकट अनाउंस करके काट के किसी और को टिकट दिया। उसके बाद भी अगर वहां से भाजपा हार गई तो मैं समझता हूँ भाजपा को 2023 में भी वो कारण तलाश करने चाहिए थे कि अनुकूल माहौल में भी वो सीट कैसे हार गए। एक बात हो गई। अब अगर हम अब तत्काल उपचुनाव की बात करें तो स्वाभाविक रूप से ये चुनाव पहले दिन से बहुत ज्यादा दिलचस्प था। असंतोष दोनों पार्टियों में है। ये नहीं कहा जा सकता किसी एक पार्टी ने मिल करके चुनाव लड़ा और दूसरी पार्टी ने झगड़ा करके चुनाव लड़ा। अगर मिलकर के चुनाव लड़ते हो तो रिजल्ट के एक दिन पहले ही वो राजेंद्र भारती को बाहर किया। तो कुल मिलाकर के असंतोष दोनों पार्टियों में रहा है। तो लेकिन भाजपा ने जो 2023 की पराजय थी और यह इस बार का जो जमीनी काम था, मुझे लग रहा है भाजपा उसमें कुछ कमजोर रही। और उसका एक सबसे बड़ा कारण, बहुत कम ऐसे उदाहरण देखने को मिलते हैं जब बाई इलेक्शन में पोलिंग का परसेंटेज मेन इलेक्शन से बहुत कम हो जाए। इस चुनाव में अगर आप देखेंगे तो करीब 9% का पोलिंग का परसेंटेज गिरा है। इसका अर्थ है कि कार्यकर्ता ने जो डोर टू डोर जाकर के मतदाता को लाना था। तीसरा कारण मुझे लगता है थे दामोदर यादव, उन्होंने जो ज्यादा फोकस किया ओबीसी पर और एससी पर फोकस किया। वोट को जो मैंने कई बार चैनल के डिबेट में कहा कि अगर ओबीसी का वोट मोदी जी को ज्यादा मिला तो वो भाजपा को नुकसान होगा। तो स्वाभाविक रूप से अभी परिणाम और आएंगे। तो मैं समझता हूं इस पर भाजपा को नए सिरे से विचार करने की बहुत आवश्यकता है। दो बात होती है और एक व्यवहार। सैद्धांतिक राजनीति भाजपा की ठीक हो सकती है, विकासकारी की है, इसमें कोई शक नहीं, दतिया का बहुत स्वरूप हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं व्यवहारिक राजनीति में कहाँ उनकी चूक हुई। आप कल्पना कर सकते हैं यदि इस बार फसल अगर अच्छी थी तो सरकार को अपनी चेतना के साथ सब सोच लेना चाहिए था कि किसानों की भीड़ आएगी, उस भीड़ को हमको मैनेज करना है, उसका एक अभाव रहा। लाइन ऑर्डर की सिचुएशन अगर आप देखें, आप कल्पना कर सकते हैं बंदूक लेकर के अगर लड़कियों का अपहरण हो रहा है, दरवाजे के सामने लड़कियां उठाई जा रही हैं, इस समय पुलिस का रौब जितना हेलमेट पर और सीट बेल्ट पर है, कई गुंडों पर उतना रौब है क्या? कहीं ना कहीं प्रशासनिक कसावट की भाजपा को बहुत आवश्यकता है। रणनीतिक दृष्टि से भी कहीं ना कहीं कार्यकर्ता को सक्रिय करने की बहुत आवश्यकता। और ये पहला परिणाम है। इस परिणाम पर जीत पर जितनी ज्यादा चर्चा होने के बजाय भाजपा की पर ज्यादा चर्चा हो रही है, विशेषकर नरोत्तम मिश्रा को। एकदम मैंने कई बार डिबेट में ये कहा भी था कि चुनाव परिणाम नरोत्तम मिश्रा जी के लिए एक प्रकार से तलवार की धार। पार्टी अगर हार गई तो सारा ठीक रहा, उन्हीं के सिर पर टूटेगा। मैं आज सवेरे से चैनलों पर देख रहा हूँ रिजल्ट के बाद से कांग्रेस भी बिल्कुल बराबर कह रही है और समीक्षक भी बराबर कह रहे हैं। मैं समझता हूँ इन सारी चीजों पर भाजपा को करने की जरूरत है। एक बात और कह के अपनी बात को विराम दूंगा। ये ठीक है कि 2 उपचुनाव भाजपा ने जीते हैं, सत्तारूढ़ पार्टी बहुत उपचुनाव जीतती है, लेकिन जिस तरीके से विजयपुर में नुकसान हुआ, दतिया में नुकसान हुआ, बुधनी में वोटों का परसेंटेज कम हुआ सरकार के रहने के बावजूद भी, इसलिए भाजपा को अपनी रणनीति पर विचार करना और इसी तरीके से जिस तरीके से दतिया एक प्रतिष्ठा की सीट थी
वैसी हाँ बांदीपुर बिल्कुल, भी एक भाजपा को प्रतिष्ठा की रणनीति सीट पर थी, विचार भाजपा करना ने वो भी चाहिए लूज और किया। जो टिकट काटा उसका भी कहीं ना कहीं असर मिला और यही कारण था, चाहे वो नरोत्तम मिश्रा की सीट हो या बीजेपी के जिलाध्यक्ष की पोलिंग हो, दोनों की पोलिंग पर जो है बीजेपी हारती हुई नजर आई। रितेश भाई, जब देखा गया कि 30 तारीख को जब मतदान हुए और अगले दिन 31 तारीख को कुंवर घनश्याम सिंह की ओर से एक शिकायती पत्र किया गया, एआईसीसी को शिकायत की गई, जिसमें जिनकी वजह से पूरा चुनाव हो रहा है, राजेंद्र भारती, उनको पार्टी ने टर्मिनेट कर दिया। उसको आप कैसे देख रहे हैं? क्या वास्तव में आपको लगता है कि राजेंद्र भारती ने भीतरघात किया है और इसके अलावा भी और भी कई सारे लोगों ने जो भीतरघात किया है? क्योंकि घनश्याम सिंह तो ये बात भी कह रहे हैं कि भीतरघात तो हमारे लोगों ने किया ही है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने भी हमारा साथ दिया। रितेश भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार अनम्यूट करिए आप। आवाज नहीं आ रही है आपकी? किसी को आवाज नहीं आ रही है? देखिए रितेश भाई, मैं आवाज दोबारा नहीं पूछ आ रही लेता हूं है। आपसे सवाल कि जिस तरीके से बीजेपी को आत्मचिंतन मंथन तो करना ही है। अब आ रही है मेरी आवाज आपको? कट कट के आ रही, पर बोलिए आप। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी कारण आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन मैं रितेश जी एक बार आपसे फिर सवाल दोहरा लेता हूं कि जिस तरीके से सर बता रहे थे कि कई सारे बीजेपी को फैक्टर पे चीजें देखनी चाहिए, आत्ममंथन की आवश्यकता है कि आखिरकार चूक हुई तो कहां हुई, लेकिन कांग्रेस में भी एक तस्वीर सामने निकल कर आई थी कि 31 तारीख को, जब 30 तारीख को मतदान हुए, 31 तारीख को घनश्याम सिंह आरोप लगा रहे थे राजेंद्र भारती पर और मतगणना से एक दिन पहले देर रात जो है राजेंद्र भारती को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। घनश्याम सिंह ये भी कह रहे हैं कि हमारे नेताओं ने तो हमारे साथ भीतरघात किया ही है, लेकिन बीजेपी के लोगों ने हमें सपोर्ट किया, जिसके चलते जो हमारी नैया पार लगी है। हाँ, तो इस बात में कोई दो मत नहीं है कि चुनाव एक राजनीतिक समीकरणों का खेल होता है। इस बात पर यदि मैं कहूं कि कोई भी दल एक दूसरे से तोड़-फोड़ का काम नहीं करता है, बिल्कुल सत्ता का दुरुपयोग भी होता है और विपक्ष भी अपना हाथ पैर मारता है। अगर ऐसा नहीं होता तो कमलनाथ जी की सरकार इसी दतिया से चुनाव जीत कर आए नरोत्तम मिश्रा ने गिरा दी थी और लगभग 30 से ज्यादा विधायकों को काट लिया था। तो सत्ता का दुरुपयोग भी किया जाता है और उससे बचने के लिए विपक्ष भी अपने हथकंडे अपनाता है। अगर वो हमारे ऊपर नजर गड़ाते हैं तो हम भी उनके लोगों को काटने का प्रयास करते हैं। कहाँ पे हम उनको काट कर सकते हैं, कहाँ पर लोगों को मदद मिला सकते हैं, सारी बातों पे है। आप तक मुझे आवाज आ रही है? हाँ हाँ, ये मैडम के आने से आवाज डिस्टर्ब हो रही है। एक मिनट क्विट करो मुझे। बोलिए रितेश भाई, बोलिए। बताइए, सुन रहा हूं मैं। जनमत है जिसे हम कहते हैं, जो लोकतंत्र की अंतरात्मा है, उस पर पूरा खेल डिपेंड करता है। आप कितना भी अच्छा परफॉर्म आपका नहीं था, फिर मैंने आपसे कंफर्म किया। मुझे लग रहा है कुछ तकनीकी कारण आ रहा है और ऑडियो नहीं पहुंच पा रही है। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ कुछ देर में होंगे, क्योंकि लंबे समय से हम प्रयास कर रहे हैं। प्रियंका दुबे बीजेपी की प्रवक्ता हैं जो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम चर्चा करेंगे। रितेश भाई से तो हम चर्चा कर ही रहे थे, रितेश भाई के साथ साथ हमारे साथ दिनेश शर्मा जी थे, वरिष्ठ पत्रकार, उनसे भी हम चर्चा कर रहे थे। प्रियंका दुबे जी अब हमारे साथ आ गई हैं, उनसे भी मैं एक बार समझ देता हूं कि आखिरकार किस तरीके से चीजें रही। रितेश भाई, आपकी बात को अब मैं प्रियंका जी के पास लेना चाहता हूं। प्रियंका जी, अभी हमने सुना रमेश शर्मा जी बता रहे हैं कि किस तरीके से चीजें यहाँ की रही हैं। बीजेपी को आत्मचिंतन और मंथन की आवश्यकता है। अगर आत्मचिंतन और मंथन बीजेपी कर लेती, चीजों को एडजस्ट कर लेती, तो नतीजे जो है उलट होते, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए अग्नि परीक्षा थी। हालांकि 23 के बाद सीट कांग्रेस की थी तो 26 में भी चली गई। हाल ही में मुख्यमंत्री जी को हमने सुना, वो बता रहे थे कि बीजेपी बढ़त में रही है, प्लस वोट परसेंटेज उनका जरूर बढ़ा, लेकिन उनकी सीट थी इसलिए उनके पास चली गई। तमाम उनकी ओर से आरोप लगाए गए। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, कैसे देख रही हैं आप इस हार को? क्या लगता है कहां कमी रह गई, कहां चूक रह गई कि अगर उन चीजों को आप पूरा कर लेती तो सीट आपके खाते में चली जाती? देखिए, आज के परिस्थिति के हिसाब से श्रद्धेय परम श्रद्धेय अटल जी की कुछ लाइन है कि
क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। इस पथ पे जो भी मिला यह भी सही वो भी सही, हार नहीं ठारूंगा हार नहीं मानूंगा। और निश्चित है इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी में हमेशा चाहे जीत हो चाहे हार हो, हर एक चीज की एक समीक्षा की जाती है। तो ये जो भी घटनाक्रम हुआ है, निश्चित है इसकी समीक्षा हम करेंगे। जो चीज कम रह गई उसके बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसे 1700 प्लस माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हमारा जो वोट परसेंटेज वो तो बढ़ा है, जो सीट जिनकी थी उन्हीं के पास में है, कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। परंतु ये भी है कि हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके 29 में से 29 सीटें लोकसभा में निकाली। राज्यसभा में भी 3 सीटें हम लोग, जो आज तक नहीं हुआ था वो संभव हुआ। राज्यसभा में 3 सदस्य हमारे गए और वो भी सभी के सहयोग से हुआ। तो निश्चित है कि आगे भी जो भी योजना होगी उसके ऊपर विचार किया जाएगा। अगर कुछ कमी रह गई है तो उसे सुधार किया जाएगा। और जो भी चीजें पूरे सिनेरियो में निकल के आई हैं, अगर उसमें कुछ कमी है तो डेफिनेटली उस और हम लोग फिर से प्रयास करेंगे और पूरी सकारात्मकता से प्रयास करेंगे। इसलिए ये जनादेश है, जनता जनार्दन सर्वोपरि होती है। उन्होंने हमें जो मैंडेट दिया है वो हमें सुधारी है, उसको हम लोग हमेशा सम्मान से लेंगे और अपनी जिम्मेदारी को और बखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। हेलो। हाँ बिल्कुल रमेश सर, आप देखेंगे कि बीजेपी कह रही है कि जो कमी हुई उन कमियों को पूरा करेंगे, लेकिन आप देखें कि शुरुआती दौर में जब टिकट काटा गया था, कैसे पार्टी का जो जिलाध्यक्ष होता है, जिले का मुखिया होता है, वो सड़कों पर खड़ा है, वो इस्तीफा दे रहा है। बीजेपी की जो जिले की कार्यकारिणी है वो सड़कों पर खड़ी है, इस्तीफे दे रही है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सब चीजें रही हैं जिनसे कहीं ना कहीं बीजेपी माइक्रो मैनेजमेंट तो कर लिया, लेकिन चीजों को समझ नहीं पाई। भीतर घात अपने ही नेता कर गए पार्टी के साथ, वो समझ नहीं पाए। क्योंकि कल हम राजन भारती को भी सुन रहे थे, आज सुबह से भी उनको सुन रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने जो है बीजेपी का साथ दिया, घनश्याम सिंह का साथ दिया। हम दतिया पहुंचे थे सर, आप भी चुनाव में आए थे, उस दौरान भी दतिया की जनता के मन में तमाम बातें चल रही थी। एक नारा जरूर चल रहा था दतिया में, कहते दादा नहीं तो राजा सही। सर कैसे देख रहे हैं आप चीजों को? देखिए, स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि नरोत्तम मिश्रा जी को टिकट ना मिलने से जो भाजपा कार्यकर्ताओं ने, खासतौर से जिलाध्यक्ष स्तर तक के लोगों ने जो वहां पर अपना प्रदर्शन किया है, ये बहुत आश्चर्यजनक था। ये सामान्यतः है भाजपा की कार्यशैली का हिस्सा भी नहीं, और इतना के लाइन ऑर्डर तक को उन्होंने तोड़ दी कुल मिला करके। बाय द वे, अगर उनको कुछ बात कहना थी तो भोपाल आकर के कहते, वरिष्ठों से बात कहते, यहाँ कार्यालय में धरना दे के बैठ जाते। ऐसे उदाहरण भाजपा कार्यालय में हुए हैं, लोग आए हैं टिकट को लेकर के। लेकिन सड़कों पर जाम लगा देना, तोड़ फोड़ करना, आने जाने वालों को दिक्कत देना, मैं समझता हूँ इससे कार्यकर्ता में जो मैसेज गया होगा तो गया होगा, जन सामान्य में भी इसका मैसेज गया होगा। और यही कारण है कि जिला अध्यक्ष की जो पोलिंग स्टेशन उनके अपना गांव घर का है, उसमें भी भाजपा को नुकसान हुआ। तो स्वाभाविक रूप से, और फिर एक बात मुझे आश्चर्यजनक लगती, नरोत्तम मिश्रा जी का टिकट कहाँ काटा? भाई टिकट अनाउंस हो जाता है और उसके बाद फिर पार्टी दूसरे को देती है, वो टिकट काटने में आता। भाई एक सूची बनी हुई है, ठीक है कि नरोत्तम मिश्रा जी का नाम था, किसी दूसरे का नीचे से टिक हो गया, उसको टिकट काटना नहीं कहते। अब लेकिन किसके कहने पर नरोत्तम मिश्रा जी ने चुनाव प्रचार भी कर दिया और नामांकन पत्र भी खरीद लाए, तो बिल्कुल मीडिया से उन्होंने खुद को उम्मीदवार ही मान लिया। यहाँ आकर के गड़बड़ी, थोड़ी उन्होंने जल्दबाजी दिखाई, जिसकी वजह से सारा का सारा ये हुआ। खैर, अब जो भी कुछ हो गया तो भाजपा वाले कह तो रहे हैं कि सारी चीजों की समीक्षा करेंगे। लेकिन एक बात इस चुनाव में जो बहुत चिंताजनक बात है, देश भर के लिए चिंताजनक बात है, इस चुनाव में जो मुद्दे प्रभावशाली रहे हैं, वो प्रभावशाली मुद्दे सकारात्मक विकास की बात कम रही, नकारात्मक मुद्दे इसमें ज्यादा रहे, खासतौर से जातिवाद इसमें बहुत ज्यादा रहा। तो मैं समझता हूँ ये जो नकारात्मक मुद्दे, अगर राजनीति में नकारात्मक हावी होंगे तो मानकर के इससे राष्ट्रनीति प्रभावित होती है। मैं समझता हूँ भविष्य के लिए राजनीतिक दलों को अपनी बात कहना चाहिए। दोनों दल एक समय अपनी ही बात करते थे, आरे देते थे, दूसरे को कीचड़ डालने का काम कम करते थे। इस चुनाव में दोनों तरफ से जिससे जितना बना, एक दूसरे पे कीचड़ डाला गया, ये बात थोड़ा सा विचारणीय है। जी बिल्कुल, देखिए आस्तीन के सांप इस चुनाव को ले डूबे और कहीं ना कहीं कहा जाए, रितेश भाई, प्रियंका जी कह रही हैं कि वो समीक्षा करेंगी,
कमियां कहाँ रह गई, उन कमियों को पूरा करने का प्रयास करेंगी। हालांकि अब आप कांग्रेस में भी समीक्षा तो होनी है, क्योंकि राजेंद्र भारती को तो बाहर कर दिया, लेकिन घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि और भी लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास, जो मैं प्रदेश संगठन और केंद्र संगठन को दिखाऊंगा। जल्दी उन पर भी कैंची की तरह वार करूंगा मैं, और उनको भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाऊंगा जिनने मेरे साथ धोखेबाजी और दगाबाजी की है इस चुनाव में। कैसे कहेंगे आप? नहीं, वो तो है ही, पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसको हटाएगी पार्टी, किसको नहीं हटाएगी, ये बहुत छोटी सी बात है। विचारणीय बात यह है कि 20-20 कैबिनेट मंत्री, 200 से ज्यादा विधायक, पूर्व विधायक, आसपास के झांसी के विधायक, दतिया, ग्वालियर, गुना, शिवपुरी के विधायक झोंकने के बाद, 30 से ज्यादा होटलों में पूरी तरह से सारी लॉबी फुल कर देने के बाद, मुख्यमंत्री जी के डेरा डाल लेने के बाद, अरबों रुपए सुहा कर देने के बाद, एक एक बूथ पर 100-100 यूथ खड़ा कर देने के बाद भी ये चुनाव हार गए। यानी जो मौजूदा समय है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना कठिन है, इनकी नीतियां कितनी विरोध में है, न केवल मध्य प्रदेश के दतिया में बल्कि बिहार से भी प्रशांत किशोर ने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट में धूल चटाने का काम किया है। चाहे जेनजी का मुद्दा हो, चाहे पेपरों का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे प्रधानमंत्री की नौटंकियों का मुद्दा हो, चाहे सदन न चल देने की बात हो, लगातार भारतीय जनता पार्टी के कुठाराघात से पूरा देश प्रताड़ित हो रहा है। आज लगातार हमारे युवाओं का, महिलाओं का, किसानों का, अब देखिए हालात, अमेरिका हमारे युवाओं को जंजीर बांध के भेजता है, ये एक उदाहरण है। हमारे 100 से ज्यादा इंजीनियर एक साथ इस्तीफा दे देते हैं, ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है। तो आज देश किस दिशा में जा रहा है? एक बार अमेरिका की ना करते हुए हम दतिया की चर्चा कर लेते हैं। प्रियंका जी, दतिया के साथ नीतीश भाई बिहार की भी बात कर रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट जो है वो बीजेपी के हाथ से चली गई। दतिया में भी अगली परीक्षा थी, अगली परीक्षा इसलिए भी थी क्योंकि हेमंत खंडेलवाल का जो है नहीं, बिल्कुल मैं सुन रहा हूं। मैं आप ही के सवाल ले देता हूं कि जो है बिहार भी हार गए जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और दतिया हार गए क्योंकि हेमंत खंडेलवाल को भी प्रदेश अध्यक्ष बने 1 साल हुआ है और पहला उनके कार्यकाल का जो है उपचुनाव था, तो वही बीजेपी हार गई। तो प्रियंका जी कैसे समीक्षा करेंगी? कांग्रेस ने तो संकेत दे दिया कि राजेंद्र भारती ने भीतरघात किया तो उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या बीजेपी भी ऐसा करेगी कि जिनने भीतरघात किया उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी? देखिए, समीक्षा करने की अगर हम बात करते हैं तो सर्वप्रथम तो बधाई हो कि आज चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं। सर्वप्रथम आपको बधाई हो कि आपको आज ईवीएम के लिए सफाई नहीं देनी पड़ रही है। इन दोनों के ऊपर इन लोगों का विश्वास बना हुआ है। हमारी तो जीत यही हो गई, एक जीत, कि आज ये लोगों ने ईवीएम के ऊपर एक शब्द नहीं बोला, नहीं तो कल तक चालू थे। आप लोग देखिए, कल परसों तक इनके रूढ़ी रुदन शुरू हो चुके थे कि ईवीएम का ये हो गया, ईवीएम का वो। आज आप बता दीजिए, एक पूरी सांस में मेरे भाई बोले जा रहे हैं, पर क्या इन्होंने ईवीएम के ऊपर एक सवाल खड़ा किया? नहीं किया। दूसरी बात, चुनाव आयोग आज निष्पक्ष हो गया, हमें तो इसकी खुशी है कि स्वायत्त संस्था के ऊपर आज सवाल खड़े नहीं हो रहे, कम से कम उसके ऊपर इनका विश्वास लौट आया, ये भी हमारे लिए सकारात्मक है। तीसरी चीज, दुनिया भर की बातें ये कर रहे हैं, इनकी सीट थी, ये पिछली बार उस पर विजय श्री प्राप्त किए थे, उतने के बाद भी 1700 प्लस दुनिया भर के मुद्दे इन्होंने गिना दिए, फिर भी 1700 प्लस अभी भारतीय जनता पार्टी को वोट प्लस में ही मिला है। तो फिर आपके मुद्दे क्या हावी नहीं हो पाए? क्योंकि हमारा तो जो जनाधार जितना था वो वापस है और 1700 प्लस होके आया, तो इसका मतलब आपके मुद्दे वहां पे भी गौड़ हो गए, उसको भी प्रमुखता से किसी ने नहीं लिया। ठीक है, पूरा राजघराना लगा दिया गया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि भीतरघात की मैं अभी सूची दूंगा, तो अभी आपको सोचना तो फिर आपको ही पड़ेगा कि वहां पर तो अभी भी आपका जो कैंसर है गुटबाजी का, वो तो पोषित हो रहा है। हमारे लिए इतने राजघराने के कुछ लोग आपके संपर्क में भी थे, आपकी बातचीत भी चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी की गई। बातचीत तो मैं अभी रितेश भाई से भी कर रही हूँ, क्या नहीं कर पा रही हूँ क्या? बताइए, आप लोग के माध्यम से तो रितेश भाई भी मुझे सुन रहे हैं। ठीक है, तो बातचीत होना और पार्टी के प्रति निष्ठा होना, दोनों में बहुत अंतर आ जाता है। क्या मैं कहूंगी कि बातचीत हो रही थी तो क्या घनश्याम जी हमारे प्रति समर्पित हो गए थे? ये मानेंगे आप? नहीं हो सकता। या मैं ये कहूँ कि बातचीत हो रही थी तो नरोत्तम जी उनके साइड हो गए थे? ये मैं बिल्कुल नहीं मानूंगी, क्योंकि दोनों ही वरिष्ठ नेतृत्व है और वो अपनी अपनी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। तो एक विचारधारा के लिए काम करना एक चीज अलग हो जाती है और नॉर्मल आपका सामान्य व्यवहार होना एक अलग चीज हो जाती है। क्या रितेश भाई से मैं स्टूडियो के बाहर मिलूं तो क्या झगड़ा करना शुरू कर दूं? ये तो संभव नहीं है ना। तो ये सब चीजों को बिल्कुल गौर करते हुए मैं बात वही करूंगी कि दोनों ने अपनी ताकत लगाई,
आपने जो अपनी सीट को बरकरार रखा, हमने 1700 प्लस कर लिया उसको, बात खत्म। अब जो चीज गड़बड़ हुई है या हमें लगता है कि उसके ऊपर हमें काम करना चाहिए तो निश्चित है उसके ऊपर हम काम करेंगे। परंतु बधाई हो आपको कि ईवीएम आज अच्छी है, चुनाव आयोग आज निष्पक्ष है, हमारा जो सरकारी तंत्र है उसके ऊपर आपका विश्वास बना हुआ। नहीं तो जो ट्रांसफर हुए थे पुलिस के, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए गए थे कि पुलिस विभाग ने इतनी सारी सर्जरी क्यों करी, आपने ट्रांसफर क्यों की, जबकि वो तो आचार रमेश संहिता सर, की प्रियंका पूरी जी नियमावली कांग्रेस के को अंतर्गत बधाई आता दे है। रही हैं कि ईवीएम पे कांग्रेस ने टीका नहीं फोड़ा, लेकिन आप इन सब चीजों को कैसे देखते हैं? क्योंकि घनश्याम सिंह, आज आपने उमंग सिंगार का सुबह एक बयान सुना होगा सर, उनने उसमें वो कह रहे हैं कि नरोत्तम मिश्रा ने या उनके समर्थक कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने हमारा साथ दिया, जिसके चलते आज हम जो है सीट को निकाल पाए। लेकिन इस सीट को हम 20 से 25 हजार वोटों से जीत रहे थे, लेकिन कांग्रेस के नेता ने, यानी कि राजेंद्र भारती ने, जिनकी वजह से ये पूरा उपचुनाव हो गया, उनने पार्टी के साथ दगाबाजी की, भीतरघात किया, जिसके चलते जो मार्जिन है वो कम हो गया। तो आप कैसे देख रहे हैं, क्या राजेंद्र भारती ने 20-25 हजार का जो दावा कर रहे थे इतना वोट परसेंटेज काट दिया, और नरोत्तम मिश्रा ने क्या कांग्रेस का समर्थन कर दिया, जो कांग्रेस की सीट निकल गई? देखिए, मोटे तौर पर मुझे ऐसा नहीं लगता, न तो नरोत्तम मिश्रा जी ने कांग्रेस को समर्थन किया होगा और न राजेंद्र भारती जी का इतना उन्होंने 20-25 हजार का गड्ढा पहुंचाया होगा, ये संभव नहीं है। स्वाभाविक रूप से उनने काम नहीं किया होगा और फिर कुछ अपने समर्थक कार्यकर्ताओं को यहाँ वहां भेज दिया होगा, ये उन्होंने किया। सामान्यतः चुनाव में एक और बात रहती है, कोई अगर भीतर घात करता है तो वो खुल करके भी नहीं करता, चाप कमरा बैठ के करता है और कुछ लोगों को निष्क्रिय देता है। ये एक सबसे बड़ी बात होती है। निष्क्रिय कर देने से उस पार्टी का समर्थक वोटर जो है वो वोट देने नहीं जाता, या फिर वो इशारे में दूसरे को वोट करता है, खुल करके काम नहीं होता। वो फिर ले दे करके टिकट अनाउंस होने के बाद, वो प्रचार की आखिरी दिन खत्म होने के बाद मुश्किल से 8-10 दिन तो थे ही, 10-12 दिन तो थे ही, इसमें कोई इतना बड़ा तमाशा नहीं होता कि साहब 25 हजार का नुकसान। निश्चित रूप से उन्होंने नुकसान किया होगा, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा बहुत नुकसान उन्होंने जरूर किया होगा, और जितना नुकसान उनको हुआ उतना नरोत्तम जी के कारण, कुछ कार्यकर्ताओं के कारण भाजपा को भी उतना नुकसान हुआ। स्वाभाविक रूप से मतदान की जो दिशा है, वो जो 2023 की धारा थी, उसमें दोनों पार्टियों में से कोई उसको परिवर्तित नहीं कर पाया। लेकिन अगर किसी ने थोड़ा बहुत उसको प्रभावित किया है, 2023 की लाइन को क्रॉस किया है, तो वो दामोदर यादव ने किया। उनको जो वोट मिले हैं, आप उनके मिले वोटों को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो कहीं ना कहीं अगर उसको क्रॉस करके वोट ज्यादा लिए हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो दामोदर यादव ने लिए हैं। ये दोनों पार्टियों को विचारणीय है कि अगर दामोदर यादव के वोट कम होते तो स्वाभाविक रूप से इन दोनों पार्टियों का मत प्रतिशत और बढ़ता। तो मैं समझता हूँ ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया के तहत हुआ। जमीन से जुड़े मुद्दों का उत्तर भाजपा नहीं दे पाई, ये बात जरूर रही होगी। विकासात्मक मुद्दों का कांस उत्तर नहीं पाई, ये बात जरूर रही होगी। इसीलिए एक बड़ा संख्या में वोट दामोदर यादव की तरफ शिफ्ट हुआ। कुल मिलाकर ये परिणाम जो आना था, जैसा कि हम को पहले दिन से लग रहा था कि दतिया का चुनाव दिलचस्प है, ये दिलचस्पी आपको उम्मीदवारों की घोषणा भी दिखी, ये दिलचस्पी मतदान के प्रतिशत में भी दिखी, और यही दिलचस्पी परिणाम में भी सामने दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल दिलचस्पी है जो चुनाव में पूरे में दिखाई दी, क्योंकि हम भी सर, मैं भी लगातार पूरे ग्राउंड पर रहा, तो तमाम चीजें मिली। विकास के मुद्दे तो अपने थे ही थे, लेकिन एक स्थानीय प्रत्याशी का मुद्दा एक बड़ा था। एक बड़ा सवाल यह है कि 2008 से 2023 तक, यानी कि इतने सालों में बीजेपी अपना कोई भी विधानसभा से एक नेता तैयार नहीं कर पाई जिसको विधानसभा चुनाव लड़ाया जा सके। जिस तरीके आशुतोष तिवारी को उतारा, आशुतोष तिवारी भांडेर के रहने वाले हैं, उनको जो है भेज दिया गया। उसके पहले 2008 में नरोत्तम मिश्रा डबरा के हैं, तो उन्हें भेज दिया गया था। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। ऐसा ही सवाल जो है कांग्रेस में भी चल रहा था कि घनश्याम सिंह को जब टिकट दिया गया, कई लोग चर्चा कर रहे थे कि 2008 से वो सेवड़ा शिफ्ट हो गए और वहां से वो जो है अब चुनाव लड़ रहे हैं, वहां भी उनका किला है तो वहां भी रहते हैं। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारे स्थानीय हैं
पहले भी जो है विधायक रहे हैं और अब जो वापस आ गए, तो इसलिए जो है हमारे लिए तो वो व्यक्ति सही है। तीसरा टॉपिक दामोदर यादव का भी रहा। दामोदर यादव लोकल के व्यक्ति नहीं है, वो भी जो है सेवड़ा के हैं और सेवड़ा से आकर जो है उनने भी जो है अपना इलेक्शन लड़ा। तो साफ तौर पर बात आपने ठीक कही कि लगभग 20-22 हजार वोट दामोदर यादव के खाते में गए। तो कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों को ये चिंतन और मंथन करना चाहिए कि किस तरीके से कोई भी एक नई पार्टी आई और उसने लगभग इतना वोट परसेंटेज कम कर दिया। कैसे देख रही है प्रियंका जी इस पूरी चीजों को, कैसे वोट परसेंटेज बढ़ा घटा ये चीजें रही? क्या आपको अब तक कोई अपना प्रत्याशी नहीं मिल पाया इतने सालों में, जो स्थानीय हो, आपकी विधानसभा से हो, दतिया से? तो एक बार फिर गेस्ट जुड़ेंगे, लेकिन मैं बता दूं कि कई सारे ऐसे इस चुनाव में सवाल खड़े हो रहे हैं कि बीजेपी 2008 से 2023 तक इतने सालों में अपना कोई कैंडिडेट खड़ा नहीं कर पाई। जब नए टिकट का अनाउंसमेंट हुआ, अनाउंसमेंट के बाद जो है आपने वो तस्वीरें देखी कि किस तरीके से सड़कों पर चक्का जाम लगा रहा, क्या वो हुई है। आज तक मैं लगभग बीजेपी में 8-10 साल से बीजेपी की प्रदेश की और सेंट्रल की राजनीति देख रहा हूं, लेकिन ऐसी तस्वीरें मैंने आज तक नहीं देखी। जो नेता कल तक जिंदाबाद के नारे लगाते थे, पार्टी को अपनी मां बताते थे, उन नेताओं ने पार्टी के खिलाफ नारेबाजी की। उन नेताओं ने जो बड़े लीडर्स हैं, पार्टी के जो मुखिया हैं, उनके खिलाफ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। तो कहा जाए कि सहन शक्ति वाली बात नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से जब बीजेपी की प्रदेश लीडरशिप से बातचीत भी की थी, केंद्र के नेताओं से बातचीत की, तो पार्टी जिस तरीके से शब्दावली का उपयोग किया गया था, वो पार्टी के ना तो अनुशासन में है, ना पार्टी के गाइडलाइन में है, और ना ही पार्टी इस तरह की चीजों को बर्दाश्त करती है। लेकिन क्या मजबूरी थी? मजबूरी इस बात की थी कि अब चीजें, रायता फैल गया, उस रायते को कैसे समेटा जाए। हालांकि कुछ समय के लिए रायते को समेट लिया गया, चीजें वो एडजस्टमेंट हुई, और एडजस्टमेंट के बाद कुछ चीजें बढ़ती रही, लेकिन अंतिम निर्णय ये निकला कि वो एडजस्टमेंट वाली जो चीजें हैं वो गड़बड़ हो गई। तमाम सभी साथी फिर से जुड़े हैं। तो प्रियंका जी कैसे देख रही हैं, क्या 2008 से 2023 तक दतिया विधानसभा में कोई आपको एक ऐसा नेता नहीं मिला जिसको आप विधानसभा का चुनाव लड़वा सके? आपको बाहर से लाना पड़ रहा है, भांडेर से। बाहर से कैसे? जिस इंसान की शिक्षा वहीं हुई है, वहीं पे वो रहे हैं, वो उसके अलावा वहीं के स्थानीय स्तर पे वो माने जाते हैं। अपना कार्य क्षेत्र उन्होंने पूरा मध्य प्रदेश रहा, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे भी उनका चयन हुआ, दतिया लोकल के वो व्यक्ति, तो फिर बाहर से कैसे हो जाते हैं? हाँ, किसी का विस्तार किसी तौर पे रहा, किसी का विस्तार किसी तौर पे रहा है। अगर हम बात करें तो माननीय जो हमारे नरोत्तम जी भाई साहब जी हैं, तो उन्होंने गृह मंत्री की जिम्मेदारी प्रदेश के अंदर निभाई। इन्होंने हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष के तौर पे अपनी जिम्मेदारी निभाई। किसी का जनसंपर्क ज्यादा रहा, किसी का जनसंपर्क उस स्तर पे नहीं रहा, बस इतना सा अंतर था। इसको ही अपन ये कहें कि आयातित तो आपके घनश्याम जी भी, अगर हम बात करें तो आयातित की अगर बात करें तो उनका तो सेवड़ा क्षेत्र है, वहां से जीतते हैं, कभी फिर दतिया जाते हैं। तो अगर ऐसा कहा जाए तो वहां पर भी बात वही हो जाती है। तो अपने अपने कार्य क्षेत्र में जिनको जो जिम्मेदारी पार्टी ने दी है उसको निभाते रहे, उन संगठन के प्रति समर्पित होकर के कार्य करते रहे। दतिया से बाहर के तो आशुतोष भाई साहब भी नहीं थे। लेकिन बात यह है कि जनता के बीच में अपीयरेंस की रही, तो अगर अपीयरेंस को उनका हो सकता है कि उतना नहीं रहा जितना कि दद्दा का रहा है, उनके प्रति लोगों का लगाव, भावनात्मक लगाव जो है वो है, उसको हम भी स्वीकार करते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनता का जनप्रतिनिधि के प्रति लगाव होना स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि वो अपने मुद्दों के लिए तो उन्हीं के पास में जाते हैं, तो इसको भी हम सकारात्मक लेते हैं। और रही बात जो है एक हार, अगर हम बात करें तो उसको मैं हार इसलिए नहीं मान सकती क्योंकि जो पिछली बार का 23 का वोट था उससे तो 1700 ज्यादा आया है, तो हम उसको हार के तौर पे भी, कि जो सीट जिनके पास थी उन्होंने अपना प्रत्याशी बदल दिया, उनका प्रत्याशी जो पूर्व प्रत्याशी उसको वो निष्कासित कर रहे हैं, और इस प्रकार की जो चीजें निकल के आ रही हैं। आज इवन जो जीत गए वो उसके बाद भी ये कह रहे हैं कि मेरे पास में तो और भी दागियों की लिस्ट है, मैं उसको बाद में देखूंगा और उनके ऊपर भी कैची चलवाऊंगा। अभी भी उनके अंदर उनको लग रहा है कि क्या स्थितियां बनी हुई है। तो विचार वो लोग करें, हमारे सामने जो चीज है वो पहले आ भी चुकी है, उसके ऊपर जिस तरीके से कार्य करना था पार्टी ने किया भी, चुनाव लड़ा भी, और कार्यकर्ता, अगर हमारा कार्यकर्ता पूरा ही मानस रितेश भाई, जो प्रत्याशी की बात हो रही है, प्रियंका जी कह रही है दतिया जिले के प्रत्याशी हैं, प्रदेश के प्रत्याशी हैं, महत्वपूर्ण नहीं कि वो विधानसभा के प्रत्याशी हों। आपके प्रत्याशी पर भी, घनश्याम सिंह पर भी आरोप लगा रही कि 8 के बाद वो सेवड़ा चले गए और वहां से उन्हें चुनाव लड़ा। कैसे देख रहे हैं आप? तो भारतीय जनता पार्टी की हालत यही रखी है,
समझ में नहीं आ रहा कि धोनी तो धोनी का कहें तो कहें कभी इन्होंने सारी शक्तियां झोंक दी के बावजूद भी रिजल्ट इनके अनुकूल नहीं आ पाया। और भारतीय जनता पार्टी की यही आदत है कि पहले तो कांग्रेस को समझती नहीं है, उसके बाद जब कांग्रेस को ही हार जाती रमेश सर, आप ही बता दीजिए कैसे देख रहे हैं आप? प्रियंका जी अपनी बात कर रही हैं, वो कह रही हैं कि जिले के प्रत्याशी, जिले के नेता थे, प्रदेश के नेता थे, लीडरशिप उनकी अच्छी थी। घनश्याम सिंह का भी वो कह रही है वहां के थे। हालांकि मैं भी इस पूरे चुनाव में सर रहा हूं और चुनाव में लगभग 4 बार मैंने दौरे किए और मैं इसी इलाके का रहने वाला हूं। तो एक चीज मैंने बड़ी भापी, यहाँ पर लोगों में चर्चाएं थी, लोग इधर तरफ हो रहे थे तो इधर की बात कर रहे थे और इधर थे तो इधर की बात कर रहे थे। जिस दिन मतगणना थी उस दिन भी मेरी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई थी और उनको भी मैंने बताया था कि स्थिति कुछ ठीक नहीं लग रही। लगभग 1:30-2 बजे मेरी बात हुई होगी। उस दौरान कुछ माहौल कुछ अलग था, लेकिन उसके बाद फिर वोट परसेंटेज की एक रफ्तार बढ़ी थी। लेकिन मुद्दा यहाँ पर सबसे बड़ा विकास का नहीं था, मुद्दा था प्रत्याशी का, स्थानीय नेता का। कई लोग ऐसे भी थे जो आशुतोष तिवारी को नहीं जानते थे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं के अलावा दतिया शहर के बहुत ही कम और चुनिंदा लोग होंगे जो आशुतोष तिवारी को जानते होंगे। वहीं दामोदर यादव भी बाहर के नेता है सेवड़ा के, लेकिन घनश्याम सिंह पहले भी सर दतिया से विधायक रहे, सेवड़ा से भी वो विधायक रहे और दोनों जगह उनके किले हैं। एक पैर उनका दतिया में भी रहता है तो एक पैर उनका सेवड़ा में भी रहता है। देखिए, मोटे तौर पर एक बात समझ लीजिए, जैसा कि मैंने कहा कि इस चुनाव में नकारात्मक मुद्दे रहे इसमें कोई शक नहीं कि आशुतोष तिवारी का चेहरा पब्लिक लीडर का चेहरा नहीं था, वो संगठन के कार्यकर्ता थे। कार्यकर्ता में उनका अपना स्थान था, पब्लिक चेहरा नहीं था। घनश्याम सिंह जी का चेहरा पब्लिक चेहरा था, एक बात हुई। दूसरा ये बात, जैसा कि मैंने कहा कि नकारात्मक मुद्दे प्रचारित किए गए, ये बात प्रचारित की गई। आप मुझे बताइए कितने लोग हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के चुनाव लड़ते हैं? अब कमलनाथ जी कहाँ के रहने वाले हैं? छिंदवाड़ा से उन्होंने चुनाव जीता। सुंदरलाल पटवा कहाँ के रहने वाले थे? उन्होंने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ा। अर्जुन सिंह ने एक चुनाव होशंगाबाद से लड़ा। तो कुल मिला के बीवी गिरी के लड़के को कांग्रेस ने टिकट एक बार लोकसभा में दमोह से दिया। तो ये जो राजनीतिक दलों में ये चलती है, खुद आप देखिए कि पिछली बार मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी ने केरल से जाके चुनाव लड़ा। तो कुल मिलाकर के राजनीतिक दलों में ये चलती ही थी। अटल जी को देख ली, कभी ग्वालियर, कभी तो स्वाभाविक दोनों ही दल, तीनों ही दल, सारे राजनीतिक अपने कार्यकर्ताओं को यहाँ वहाँ भेजते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन चूंकि एक और मुद्दा बनाना था, उनको लगा कि इससे भी हो सकता है 1-8% हमको वोट का फर्क पड़े। लोगों के चर्चा का तो विषय बन ही गया ये। तो स्वाभाविक रूप से जब हम एक तरफ तो बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया एक गांव बनेगी और उसके बाद अगर हम बगल के किसी गांव के आदमी को यहाँ से चुनाव दे दें तो ये तो एक अलग किस्म की बात हो गई। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा, न केवल ये स्थानीयता का बल्कि कई और ऐसे बहुत लोकल किस्म के नकारात्मक मुद्दों का प्रचार हुआ। कई बार इंडिविजुअल जो अपराध होता है, दतिया में एक प्रचार ये भी हुआ कि इंडिविजुअल अपराध को जाति से जोड़ करके प्रचारित किया गया। मुझे बताइए, व्यक्ति लीजिए पति किसी की हत्या कर दी तो हम सारी पत्नियों को का दोषी बना देंगे? तो कुल मिलाकर के इंडिविजुअल अगर अपराध होगा है तो उसको जाति से जोड़ करके, जैसा कि बिल्कुल। तो रमेश सर ने भी कई सारी बातें बताई और कई सारे राजनीतिक दलों के उदाहरण भी दिए कि कई सारे नेता ऐसे हैं जो दूसरे राज्यों से या दूसरी विधानसभा या लोकसभा की सीटों से चुनाव लड़ते हुए नजर आए। हालांकि हम चर्चा इस बात की ही कर रहे थे। हालांकि सभी जो अतिथि हमारे साथ जुड़े थे उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मंथन का विषय है कि बीजेपी को बेहद मंथन करने की आवश्यकता है कि आखिरकार चूक हुई तो कहां हुई, कहां रणनीति में फेल हुई। फिलहाल आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।